गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th क्लास आपका सेकेंड चैप्टर व्यवस्था गृह तथा परिवार के संदर्भ में। इसमें पहले वीडियो में हमने गृह व्यवस्था क्या है, गृह व्यवस्था के कौन कौन से तत्व हैं, इनके बारे में बताया था। अब अगला पॉइंट है आपका गृह व्यवस्था का उद्देश्य। गृह व्यवस्था किस उद्देश्य से की जाती है? प्रत्येक परिवार का कुछ लक्ष्य होता है। उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम व्यवस्था को अपनाते हैं और गृह व्यवस्था द्वारा उन लक्ष्यों की पूर्ति तक सफल होते हैं। तो गृह व्यवस्था का क्या उद्देश्य है, किस लिए हम घर की व्यवस्था करते हैं? सबसे पहला है परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति। अगर घर की उत्तम ढंग से व्यवस्था की जाए, गृह व्यवस्था में सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो खाने पीने से संबंधित व्यवस्था हो, रहन सहन से संबंधित व्यवस्था हो, घर की साफ सफाई से संबंधित व्यवस्था हो, या बच्चों की व्यवस्था हो, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं गृह व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। तो पहला है परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति। गृह व्यवस्था का सबसे पहला उद्देश्य है कि परिवार के सभी सदस्यों की उचित ढंग से आवश्यकताएं पूरी हों। मुख्य आवश्यकताएं हैं हमारी, सबसे प्रथम आवश्यकताएं हैं भोजन, वस्त्र और आवास। इन आवश्यकताओं के अलावा भी कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं परिवार की, जैसे परिवार में कोई बीमार रह रहा है तो दवा उसकी मुख्य आवश्यकता है, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित मुख्य आवश्यकता है, तमाम तरह की विशिष्ट आवश्यकताएं भी होती हैं। तो घर की व्यवस्था अगर उत्तम ढंग से करेंगे तो परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखते हैं। दूसरा है पारिवारिक आय को उचित प्रकार से खर्च करना। गृह व्यवस्था में बजट बनाना भी आ गया, अर्थव्यवस्था भी आ गया, यानी अर्थव्यवस्था घर के रुपए पैसे से संबंधित व्यवस्था। तो रुपए पैसे से संबंधित व्यवस्था, हर परिवार की आय इतनी अधिक नहीं होती, आवश्यकताएं जितनी अधिक होती हैं। चाहे वो कितनी भी आय हो, लेकिन आवश्यकताओं के आगे आय कम पड़ जाती है, क्योंकि आवश्यकताएं हमारी असीमित हैं और आय हमारी सीमित होती है। तो सीमित आय में असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम बजट बनाकर अगर खर्च करेंगे तभी हमारे परिवार की अर्थव्यवस्था उत्तम बनती है। अन्यथा अधिक खर्च हो जाता है, फिजूल खर्ची हो जाती है और कुछ मुख्य आवश्यकताएं हमारी अधूरी भी रह जाती हैं। इसलिए पारिवारिक आय को उचित प्रकार से खर्च करने के लिए बजट बनाते हुए खर्च करेंगे, आय में से व्यय करेंगे और बचत करेंगे, जिससे परिवार की कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें। तीसरा है पारिवारिक वातावरण को अच्छा बनाना। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहे, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, जिससे कि परिवार की कार्य व्यवस्था में या गृह व्यवस्था में कोई बाधा न आए। तो घर की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए, गृह व्यवस्था, कि परिवार के सभी सदस्यों के आपसी संबंध मधुर और सौहार्दपूर्ण बने, सभी एक दूसरे का सहयोग करके कार्य करें, जिससे परिवार का वातावरण उत्तम बना रहे, परिवार में कोई कलह, द्वेष, लड़ाई झगड़ा ये सब ना हो। अगला है परिवार के सदस्यों का नैतिक विकास। घर में बच्चे हैं, किशोर हैं, उन सबकी थोड़ी मानसिकता अलग होती है, तो माता पिता को बच्चों के सामने ऐसे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए कि उनका नैतिक विकास सही ढंग से हो सके। परिवार के बड़ों का सम्मान करें, छोटों को स्नेह दें, ये सब नैतिक मूल्य हैं। तो नैतिक मूल्यों की शिक्षा समय समय पर बच्चों को देते रहने से परिवार के सदस्यों का नैतिक विकास होता रहता है। अगला है पारिवारिक स्तर को उन्नत बनाए रखना। हर परिवार का कुछ स्तर होता है, यह स्तर पारिवारिक साधनों के आधार पर होता है। पारिवारिक साधन क्या है? भौतिक साधन, मानवीय साधन है। तो भौतिक साधनों में जैसे धन है, वस्तुएं, संपत्ति, ये सब भौतिक साधन है। तो प्रत्येक परिवार का स्तर उसके साधनों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
तो पारिवारिक स्तर को उन्नतशील बनाने का प्रयास करना चाहिए। गृह व्यवस्था के द्वारा हम परिवार के स्तर को उन्नतशील बनाए रखने का प्रयास करते रहते हैं। अब है गृह व्यवस्था के सिद्धांत। हर व्यवस्था कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है, उसी तरह से हमारी गृह व्यवस्था भी कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। तो सबसे पहला है इसमें कार्य व्यवस्था संबंधी सिद्धांत। घर परिवार में अनेक कार्य होते हैं और कार्य अगर अकेले गृहिणी करती है तो थक जाती है और काम सही समय पर सही ढंग से पूरा नहीं होता है। इसलिए कार्य व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत हमें घर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, जैसे जो काम सबसे पहले जरूरी है पहले वो काम करना चाहिए और उसके बाद आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति या कार्य करें। इस तरह से काम को परिवार के सभी सदस्यों में उनकी योग्यता क्षमता को देखते हुए सौंप देना चाहिए। हर सदस्य की योग्यता क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए, नहीं कि किसी को ऐसा काम दे दें कि वो काम पूरा ना कर सके और उसका मन भी उगे उस काम से। तो हर सदस्य की योग्यता क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसे काम सौंपना चाहिए। जैसे बच्चे हैं, उन्हें कुछ व्यवस्थित ढंग से सामान रखने इत्यादि का, थोड़े बहुत छोटे मोटे कार्य करने के लिए काम सौंप देना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हैं तो बच्चों की देख रेख या कहीं बाहर निकल रहे हैं घूमने टहलने तो कुछ वस्तुएं दूध इत्यादि लाने का काम सौंप दे। इस तरह से गृहिणी का काम भी कम हो जाता है और वो थकती नहीं है और सारे काम जो हैं वो सही समय पर सही ढंग से पूरे होते हैं। पहले काम का निर्धारित कर लेना चाहिए कि कौन सा काम किस समय करना है। कुछ काम हमें दैनिक काम है, कुछ सप्ताह में एक बार कर लेते हैं, कुछ कार्य मासिक कार्यों में डाल देते हैं, कुछ वार्षिक कार्यों में डाल देते हैं। इस तरह से हर कार्य की व्यवस्था को निर्धारित कर लेंगे कि काम कब करना है, किस समय करना है और परिवार के सदस्यों का सहयोग लेते हुए काम करेंगे तो काम सही समय से सही ढंग से पूरा होता है। दूसरा है अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत। अर्थव्यवस्था का अर्थ आप जान ही रहे हैं, रुपए पैसे से संबंधित व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो परिवार की आवश्यकताएं असीमित हैं और आय सीमित है। सीमित आय में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम सबसे उत्तम तरीका है बजट बना करके खर्च करें। बजट बनाकर खर्च करते हैं तो भविष्य के लिए और परिवार की कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए भी बचत कर लेते हैं पैसा, जिससे कि परिवार हमारा सुख शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहता है। तो अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत हम आय को ध्यान में रखते हुए व्यय करेंगे और बचत करेंगे। तीसरा है श्रम की बचत संबंधी सिद्धांत। परिवार में कार्य इतने होते हैं कि हर काम को करने में श्रम लगता है। श्रम यानी मेहनत लगता है। तो ज्यादा मेहनत करेंगे तो थक जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, शरीर के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। इसलिए श्रम की बचत संबंधी सिद्धांत का मतलब है कि श्रम की बचत के लिए हमें कार्य करने के तरीके, अच्छे तरीकों को अपनाना चाहिए। या कुछ आजकल उपकरण ऐसे चल गए हैं जो कम समय में कम श्रम में सही ढंग से हमारे कार्य को उत्तम ढंग से पूरा करते हैं। तो उन उपकरणों का ज्ञान होना चाहिए, उन उपकरणों के प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए। ये श्रम की बचत संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला है अवकाश तथा मनोरंजन संबंधी सिद्धांत। घर के कार्य करते करते हम ऊब जाते हैं, कभी कभी मन ऊब जाता है, नीरसता आ जाती है जीवन में, तो कुछ अवकाश भी मिलना चाहिए। अवकाश तथा मनोरंजन संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कार्य को इस तरह से विभाजित करें कि हमारा कुछ समय भी बचे, कुछ मनोरंजन भी कर सके, मनोरंजन के लिए भी समय निकाल सके, जिससे काम करने में मन ना उबे और हर काम सही ढंग से सही समय से पूरा भी हो। आज के वीडियो में इतना, अगले वीडियो में फिर हम आपसे जुड़ते हैं।